तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डेड बाय लाइटिंग नाम की इस सीरीज के बारे में, जो कि हमें इसी सप्ताह 6 नवंबर को देखने को मिलने वाली हैं। तो आज पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बताने वाले हैं, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा कर इस चैनल पर सेट कर दीजिएगा। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। डेथ बाय लाइटनिंग 2025 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी ऐतिहासिक ड्रामा मिनी सीरीज है जिसका निर्माण माइक माकोव्स्की ने किया है और यह कैंडिस मिलार्ड की डेस्टिनी ऑफ द रिपब्लिक पर आधारित है। यह सीरीज 6 नवंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है। आधार: यह शो जेम्स ए गारफील्ड के राष्ट्रपति काल को दर्शाता है, जिसके बाद चार्ल्स जे. गुइटो, जो उनके प्रशंसक थे, द्वारा उन पर गोली चलाई जाती है तथा अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। कलाकार और पात्र मुख्य माइकल शैनन जेम्स ए गारफील्ड के रूप में, चार्ल्स जे. गुइटो के रूप में मैथ्यू मैकफेडेनिक ऑफरमैन चेस्टर ए आर्थर के रूप में, बेट्टी गिल्पिन लुक्रेटिया गारफील्ड के रूप में, ब्रैडली व्हिटफोर्ड जेम्स ब्लेन के रूप में, शिया विघम रोस्को कॉन्कलिंग के रूप में, पुनरावर्ती बेरी शबाका हेनले ब्लेंच ब्रूस के रूप में, पाउला मेलकमसन फ्रेनी स्कोविल के रूप में, टुपेंस मिडल्टन के चेज स्प्रैग के रूप में, लॉरा मार्कस मोली गारफील्ड के रूप में, वोंडी कर्टिस हॉल, फ्रेडरिक डगल्स जेल्को, इवानेक डॉक्टर विलार्ड ब्लिस के रूप में, आर्ची फिशर, जो ब्राउन काइल सोलर, रॉबर्ट टॉड लिंकन जॉर्ज कोविल के रूप में, बेन माइल्स में, लीन क्रो, मैरी स्कोविल, एवलिन क्रो, बर्था स्कोविल के रूप में, शॉन पार्क्स, डॉ. चार्ल्स पुर्विसेलिस्टेयर, पेट्री जॉन शेरमेन के रूप में। उत्पादन श्रृंखला की घोषणा फरवरी 2024 में की गई थी, जिसमें माइकल शैनन को गारफील्ड की भूमिका निभाने के लिए और मैथ्यू मैकफेडेन को हत्यारे गुइटो के रूप में चुना गया था। मैट रॉस को श्रृंखला के सभी एपिसोड का निर्देशन करने के लिए तैयार किया गया था। उस महीने के अंत में निक ऑफरमैन और बेट्टी गिल्पिन क्रमशः चेस्टर ए आर्थर और ल्यूक्रेटिया गारफील्ड के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। 2 मई में ब्रैडली व्हिटफोर्ड और शिव हिघम को जोड़ा गया, जिसमें स्टीफन मैककिनले हेंडरसन, पाउला मेलकमसन और टुपेंस मिडल्टन आवर्ती क्षमताओं में शामिल हुए। 3 लॉरा मार्कस को जुलाई में जोड़ा जाएगा। 4 अक्टूबर में अतिरिक्त कास्टिंग की घोषणा की गई, जिसमें बैरी शबाका हेनले मैककिनले हेंडरसन की जगह उनकी भूमिका में वोंडी कर्टिस हॉल और जेल्को इवानेक शामिल थे। 5 अक्टूबर 2025 में यह घोषणा की गई थी कि संगीतकार रामिन जावादी इस शो का संगीत तैयार करेंगे। 6 फिल्मांकन 1 जुलाई 2024 को बुडापेस्ट में शुरू हुआ, 7, 8 और उसी वर्ष अक्टूबर में समाप्त हुआ। माइक माकोव्स्की, जन्म 9 मई 1991, एक अमेरिकी पटकथा लेखक और निर्माता है। उन्होंने सच्ची अपराध ड्रामा फिल्म बैड एजुकेशन लिखी, जिसका प्रीमियर 2020 में HBO पर हुआ। उन्होंने टेक मी और आई थिंक वी आर अलोन नाउ जैसी फिल्में भी लिखी है। 3 प्रारंभिक जीवन और करियर। माकोव्स्की का जन्म बेसाइड, न्यूयॉर्क में हुआ था और उनका पालन पोषण लॉन्ग आइलैंड के उपनगर रोजलिन में हुआ था। 2004 में, जब वे रोजलिन यूनियन फ्री स्कूल डिस्ट्रिक्ट में 7वीं कक्षा में थे, स्कूल अधीक्षक डॉ. फ्रैंक टैसोन और उनके कई प्रशासनिक सहयोगियों को अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े पब्लिक स्कूल गबन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 4 माकोव्स्की ने रोजलिन हाई स्कूल और ब्राउन यूनिवर्सिटी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, फिर पटकथा लेखक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। 5 उनकी पहली फीचर फिल्म स्वतंत्र डार्क कॉमेडी टेक मी थी, जिसे डुप्लास बंधुओं ने निर्मित और नेटफ्लिक्स द्वारा वितरित किया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म आई थिंक वी आर अलोन नाउ लिखी और निर्मित की, जिसे रीड मोरानो ने निर्देशित किया और पीटर डिंकलेज और एले फैनिंग ने अभिनय किया। 6 यह फिल्म 2018 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई। 2016 में मकोवस्की रोजलिन स्कूल कांड की घटनाओं पर शोध करने के लिए अपने गृहनगर लौट आए। मकोवस्की ने बताया कि उन्होंने
अपने हाई स्कूल कैफेटेरिया में ही पटकथा का ज्यादातर हिस्सा तैयार कर लिया था। 7. इसके बाद बनी फिल्म बैड एजुकेशन में ह्यू जैकमैन ने रोजलिन के पूर्व अधीक्षक फ्रैंक टेसोन की भूमिका निभाई, साथ ही एलिसन जेनी और रे रोमानो भी थे। इसका प्रीमियर 2019 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में हुआ, जहां इसे एचबीओ फिल्म्स ने लगभग $20 मिलियन में खरीदा। इस फिल्म ने 2020 में उत्कृष्ट टेलीविजन फिल्म के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता, जिसमें मकोवस्की को रचनात्मक टीम का हिस्सा होने के लिए सम्मानित किया गया। 8. आई थिंक वी आर अलोन नाउ और बैड एजुकेशन दोनों को 2016 में लोकप्रिय उद्योग स्क्रिप्ट के वार्षिक सर्वेक्षण ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया था। 6. 2019 में मैकोव्स्की को हॉलीवुड और मनोरंजन श्रेणी में फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। 9. वह डेथ बाय लाइटनिंग के निर्माता है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स ए गारफील्ड की हत्या के बारे में 4 भाग वाली लघु श्रृंखला है, जिसका प्रीमियर 6 नवंबर 2025 को होना है। कैंडिस सू मिलार्ड, जन्म 1967, एक अमेरिकी लेखिका और पत्रकार है। वह नेशनल ज्योग्राफिक की पूर्व लेखिका और संपादक है और 4 पुस्तकों की लेखिका है। द रिवर ऑफ डाउट, जो 1913 से 14 में अमेजन वर्षावन के रूजवेल्ट रोंडन वैज्ञानिक अभियान का इतिहास है। डेस्टिनी ऑफ द रिपब्लिक, जो जेम्स ए गारफील्ड की हत्या पर आधारित है। हीरो ऑफ द एम्पायर, जो बोअर युद्ध के दौरान विंस्टन चर्चिल की गतिविधियों पर आधारित है। और रिवर ऑफ द गॉड्स, जो नील नदी के स्रोत की खोज पर आधारित है। व्यक्तिगत जीवन और शिक्षा। मिलार्ड लेक्सिंगटन, ओहियो में पली बड़ी। 1. 2. वह बेकर विश्वविद्यालय से स्नातक है और उन्होंने बायलर विश्वविद्यालय से साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। 3. मिलार्ड ने मई 2001 में मार्क उहलिग से शादी की। 3. ओवरलैंड पार्क, कंसास में उनकी प्रकाशन कंपनी में उनका एक कॉर्नर ऑफिस है, जहां वह काम करती है, जबकि उनके 3 बच्चे स्कूल में है। 4. वे लीवुर, कंसास में रहते हैं। पुरस्कार: द रिवर ऑफ डाउट 2005 और डेस्टिनी ऑफ द रिपब्लिक 2011 दोनों ही न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर थीं। रिवर ऑफ डाउट क्विल अवार्ड्स की फाइनलिस्ट थी। अप्रैल 2012 में मिलार्ड ने डेस्टिनी ऑफ द रिपब्लिक के लिए सर्वश्रेष्ठ तथ्य अपराध पुस्तक का एडगर पुरस्कार जीता। 5. इस पुस्तक को 2012 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी वीमेन, कैंसस सिटी शाखा से साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए पेन सेंटर यूएसए पुरस्कार और 34वां थोर्प मेन पुरस्कार भी मिला। 6. इसके बाद मिलार्ड ने चर्चिल, गारफील्ड और रूजवेल्ट की जीवनी के लिए बायोग्राफर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2017 बीआईओ पुरस्कार जीता। मैथ्यू ब्रैंडन रॉस, जन्म 3 जनवरी 1970, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें टेलीविजन श्रृंखला बिग लव 2006 से 11 में एलबी ग्रांट और सिलिकॉन वैली 2014 से 19 में गेविन बेल्सन की भूमिकाओं के साथ साथ द लास्ट डेज ऑफ डिस्को 1998, अमेरिकन साइको 2000 और द एविएटर 2004 फिल्मों में उनके अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने 2016 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म कैप्टन फैंटास्टिक का लेखन और निर्देशन किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रॉस का जन्म 3 जनवरी 1970 को ग्रीनविच, कनेक्टिकट में हुआ था। 2 और वे ईगल पॉइंट, ओरेगन में पले बड़े। 3. जब वे छोटे थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया था और रॉस का पालन पोषण उनके द्वारा वर्णित वैकल्पिक जीवन स्थितियों में हुआ था। इन अनुभवों ने आंशिक रूप से उनकी 2016 की फिल्म कैप्टन फैंटास्टिक को प्रेरित किया। 4. उनकी मां वाल्डोर्फ शिक्षा दर्शन में रुचि रखने लगी और रॉस ने इंग्लैंड में समय बिताया, जबकि उनकी मां वाल्डोर्फ शिक्षा में एक शिक्षण प्रमाण पत्र की दिशा में काम कर रही थीं। 4. उन्होंने जुलियार्ड स्कूल में पढ़ाई की। 5. आजीविका। रॉस को एचबीओ सीरीज बिग लव में एलबी ग्रांट की भूमिका के लिए 5 सीजन तक आलोचकों की प्रशंसा मिली।
उन्होंने 2005 की फिल्म गुड नाइट एंड गुड लक में एडी स्कॉट की भूमिका भी निभाई, जिसके लिए उन्हें मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट कलाकार के रूप में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2011 और 2015 में उन्होंने एफएक्स की एंथोलॉजी सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी के पहले और 5वें सीजन में चार्ल्स मोंटगोमरी की भूमिका निभाई। उनकी पहली फीचर फिल्म निर्देशन 28 होटल रूम्स का प्रीमियर 2012 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इससे पहले रॉस ने 7 लघु फिल्में बनाई थीं, जिनमें द लैंग्वेज ऑफ लव भी शामिल है, जिसका प्रीमियर एक पूर्व सनडांस फेस्टिवल में हुआ था। इसके बाद रॉस ने विगो मोर्टेंसन अभिनीत फीचर फिल्म कैप्टन फैंटास्टिक का लेखन और निर्देशन किया, जिसके लिए उन्हें 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अनसर्टेन रिगार्ड पुरस्कार मिला। 6-7 फिल्म में मोर्टेंसन के प्रदर्शन ने कई प्रशंसाएं अर्जित कीं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन भी शामिल है। व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने लेखिका फिलिस ग्रांट से शादी की है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं, इसाबेल बेला और डैशियल डेश रॉस। माइकल कॉर्बेट शैनन, जन्म 7 अगस्त 1974, एक अमेरिकी अभिनेता है। शैनन को रिवोल्यूशनरी रोड 2008 और नॉक्टर्नल एनिमल्स 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए 2 बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्हें 99 होम्स 2014 में उनकी भूमिका के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन मिला। शैनन की फिल्मी शुरुआत ग्राउंडहॉग डे 1993 से हुई थी। उन्होंने जीसस सन 1999, पर्ल हार्बर 2001, कंगारू जैक 2003, बिफोर द डेविल नोज यू आर डेड 2007, द आइसमैन 2012, द नाइट बिफोर 2015, द शेप ऑफ वाटर 2017, नाइव्स आउट 2019 और बुलेट ट्रेन 2022 में भी काम किया है। वह निर्देशक जेफ निकोल्स के साथ लगातार सहयोग करते रहे हैं और अब तक निकोल्स की सभी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। शॉटगन स्टोरीज 2007, टेक शेल्टर 2011, मड 2012, मिडनाइट स्पेशल और लविंग दोनों 2016 और द बाइक राइडर्स 2023। उन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिल्मों मैन ऑफ स्टील 2013 और द फ्लैश 2023 में जनरल जॉर्ड की भूमिका निभाई। शैनन ने 2012 में नाटक ग्रेस से ब्रॉडवे पर पदार्पण किया। उन्होंने यूजीन ओनील के लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट 2016 के पुनरुद्धार में जेम्स टायरोन जूनियर की भूमिका निभाकर ब्रॉडवे पर वापसी की, जिसके लिए उन्हें टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उनकी टेलीविजन भूमिकाओं में एचबीओ की पीरियड ड्रामा सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर 2010 से 2014 में नेल्सन वैन एल्डन की भूमिका शामिल है, जिसके लिए उन्होंने 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीते। उन्होंने हुलू के 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स 2021 और शोटाइम के जॉर्ज एंड टैमी 2022 में भी अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन। शैनन का जन्म 7 अगस्त 1974 को लेक्सिंगटन, केंटकी में हुआ था। उनके पिता डोनाल्ड सदरलिन शैनन थे, जो डेपॉल विश्वविद्यालय में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे, और उनके पिता गेराल्डिन हाइन एक वकील थे। 2, 3, 4 उनके दादा कीट विज्ञानी रेमंड कॉर्बेट शैनन थे। 5 शैनन के माता-पिता के तलाक के बाद वह बारी-बारी से उनके साथ समय बिताते रहे, अपनी मां के साथ लेक्सिंगटन में और शिकागो, इलिनोइस में अपने पिता के साथ रहते थे। 6-7 उन्होंने अपने जूनियर वर्ष के लिए केंटकी के लेक्सिंगटन के हेनरी क्ले हाई स्कूल में जाने से पहले 2 साल तक विन्नेटका, इलिनोइस के न्यू ट्रायर टाउनशिप हाई स्कूल में पढ़ाई की। लेक्सिंगटन में रहते हुए उन्होंने लेक्सिंगटन चिल्ड्रंस थिएटर समर कैंप में भाग लिया और अपने पहले बैंड द जेहोवा सस्पेक्ट्स में बास बजाया। 8 वे इवांस्टन टाउनशिप हाई स्कूल में अपने वरिष्ठ वर्ष के लिए शिकागो लौट आए, जहां उन्होंने 1 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 9 आजीविका।
शैनन की पहली स्क्रीन भूमिका एवरी मदर्स नाइटमेयर के गीत हाउस ऑफ पेन के संगीत वीडियो में मुख्य किरदार की थी, जहां उन्होंने एक परेशान किशोर की भूमिका निभाई थी जो अपने दुर्व्यवहार वाले घर से भाग गया था। शैनन ने शिकागो में मंच पर प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने ए रेड ऑर्किड थिएटर की स्थापना में मदद की। 5 उन्होंने स्टेपेनवुल्फ थिएटर कंपनी और नॉर्थलाइट थिएटर के साथ काम किया। 10 शैनन ने 1996 में बग में पीटर इवांस की भूमिका निभाई और 2006 में इसी फिल्म के रूपांतरण में अभिनय किया। बग और किलर जो में उनकी भूमिकाएं स्टेपेनवुल्फ समूह की सदस्य ट्रेसी लेट्स द्वारा लिखी गई थीं। 7 1993 में शैनन ने ग्राउंडहॉग डे में एक शादी के दूल्हे के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। 11 उन्होंने जीसस सन, पर्ल हार्बर, 8 माइल, वेनिला स्काई, कंगारू जैक, बैड बॉयज 2 और ग्रैंड थेफ्ट पार्सन्स में हिप्पी लैरी ओस्टरबर्ग की भूमिका निभाई। शैनन 2006 में लेट्स गो टू प्रिजन में दिखाई दिए, जहां उन्होंने जेल में बंद एक श्वेत वर्चस्ववादी समूह के नेता लिनार्ड की भूमिका निभाई। वे लंदन के वेस्ट एंड में सारा केन के निर्देशन में वॉयजेक के निर्माण में भी दिखाई दिए। 12 2008 में शैनन स्टीफन एडली गुर्गिस की द लिटिल फ्लावर ऑफ ईस्ट ऑरेंज के ऑफ ब्रॉडवे निर्माण में शामिल हुए, जिसे लेबिरिंथ थिएटर कंपनी और द पब्लिक थिएटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसका निर्देशन फिलिप सीमोर हॉफमैन ने किया था। 13 2007 में शैनन ने निर्देशक जेफ निकोल्स के साथ अपने कई सहयोगों में से पहला फिल्म शॉटगन स्टोरीज में काम करके शुरू किया। शैनन को अनसुलझे पारिवारिक दुश्मनियों के खतरों पर आधारित एक नैतिक कहानी में 3 बच्चों के बड़े भाई की भूमिका के लिए खास तौर पर प्रशंसा मिली। 2008 में उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट के साथ रोमांटिक ड्रामा फिल्म रिवोल्यूशनरी रोड में अभिनय किया। चिकित्सकीय रूप से विक्षिप्त बेटे के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सार्वभौमिक प्रशंसा दिलाई। 14, 15, 16, 17 और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए सैटेलाइट पुरस्कार जीता। 18 और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 19 2010 में उन्होंने जोना हेक्स के फिल्म रूपांतरण में डॉक्टर क्रॉस विलियम्स का किरदार निभाया। 20 शैनन ने HBO टेलीविजन शो बोर्डवॉक एम्पायर में संघीय निषेध एजेंट नेल्सन वान एल्डन की भूमिका निभाई, जो 2010 में शुरू हुआ था। उस वर्ष नवंबर में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के बैरो स्ट्रीट थिएटर में वन मैन प्ले मिस्टेक्स वेयर मेड में अभिनय करना शुरू किया, जिसमें प्रदर्शन 27 फरवरी 2012 तक चले। 21 शैनन ने 2009 में शिकागो के ए रेड ऑर्किड थिएटर में शो किया था। 22 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रॉबर्ट डेवी और स्टीफन डोर्फ के साथ शैनन सबसे दाईं ओर। 2011 में शैनन ने ड्रामा फिल्म टेक शेल्टर में अभिनय किया। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए शानदार समीक्षा मिली। 23, 24 और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सैटर्न पुरस्कार मिला। 25 2012 में उन्होंने डेविड कोएप द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म प्रीमियम रश में एक भ्रष्ट पुलिस वाले की भूमिका निभाई। 26 और क्रेग राइट द्वारा लिखित ग्रेस में पॉल रूर और एड असन के साथ ब्रॉडवे पर दिखाई दिए। 2013 में उन्होंने द आइसमैन में दिग्गज मॉब हिटमैन रिचर्ड कुक्लिंस्की की भूमिका निभाई, जिसे उसी वर्ष मई में वितरित किया गया था। बाद में 2013 में शैनन ने जैक स्नाइडर की फिल्म मैन ऑफ स्टील में मुख्य प्रतिपक्षी जनरल जोर को चित्रित किया। 2015 में उन्होंने जीवनी नाटक फ्रीहेल्ड और स्वतंत्र नाटक 99 होम्स में हाउसिंग एजेंट रिक कार्वर के रूप में अभिनय किया, एक ऐसी भूमिका जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता मोशन पिक्चर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सहायक भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 28, 29 शैनन ने 2015 में द नाइट बिफोर में मिस्टर ग्रीन की भूमिका निभाई। शैनन ने 2016 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म नॉक्टर्नल एनिमल्स में एमी एडम्स और जेक गिलेनहाल के साथ अभिनय किया।
एक दोहरे हत्याकांड की जांच करने वाले जासूस के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा दिलाई और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए दूसरा नामांकन प्राप्त किया। 30, 31, 32, 33। इसके अलावा 2016 में शैनन ने एल्विस एंड निक्सन में केविन स्पेसी के साथ संगीत आइकन एल्विस प्रेस्ली और राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की भूमिका निभाई। 34, 2017 में शैनन ने गिलर्मो डेल टोरो की रोमांटिक फंतासी फिल्म द शेप ऑफ वाटर में कर्नल रिचर्ड स्ट्रिकलैंड की भूमिका निभाई। 35, फिल्म का प्रीमियर 74वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसने गोल्डन लायन जीता। 36, 37, 38, द शेप ऑफ वाटर ने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीता। 39, शैनन ने 2018 में पैरामाउंट नेटवर्क के वाको में FBI क्राइसिस नेगोशिएशन यूनिट के प्रमुख गैरी नोसन की मुख्य भूमिका निभाई थी। वे लॉन्ग वे बैक होम में नजर आए, जो मेम्फिस कंट्री पंक रॉक बैंड लुसेरो के एल्बम अमोंग द घोस्ट्स के इसी नाम के गाने का एक विस्तारित फिल्म क्लिप है। लुसेरो के फ्रंटमैन बेन निकोल्स शैनन के नियमित सहयोगी जेफ निकोल्स के बड़े भाई है। 40, शैनन ने लुसेरो के बैक टू द नाइट गाने में भी अमोंग द घोस्ट्स से ही स्पोकन वर्ड वोकल्स दिए थे। 41, 2019 में शैनन रियान जॉनसन की मिस्ट्री फिल्म नाइव्स आउट में वॉल्ट थ्रोम्बे की भूमिका निभाते हुए कलाकारों की टुकड़ी में शामिल हुई। 42, 2021 में शैनन ने हुलू मिनी सीरीज 9 परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में नेपोलियन मार्कोनी की भूमिका निभाई, जो लियान मोरियार्टी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 43, शैनन ने 2023 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा रिलीज की गई द फ्लैश में जनरल जोर के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 44, अप्रैल 2022 में वाको की एक अनुवर्ती श्रृंखला, जिसका शीर्षक अमेरिकन ट्रेजेडीज वाको द ट्रायल्स था, की घोषणा की गई और इसे 2023 में पैरामाउंट प्लस पर प्रीमियर के लिए निर्धारित किया गया। यह लघु श्रृंखला वाको घेराबंदी के नतीजों के साथ साथ उभरते देशभक्त आंदोलन पर केंद्रित थी। फरवरी 2023 में श्रृंखला का नाम बदलकर वाको द आफ्टरमैथ कर दिया गया और इसके बजाय 16 अप्रैल 2023 को शोटाइम पर प्रीमियर होगा। 45, शैनन ने गैरी नोसन के रूप में अपनी मुख्य भूमिका दोहराई और शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। विड मैथ्यू मैकफेडेन बटा MKFDIN बटा जन्म 17 अक्टूबर 1974, एक ब्रिटिश अभिनेता है। मंच और पर्दे पर अपने अभिनय के लिए जाने जाने वाले उन्हें जो राइट की फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस 2005 में मिस्टर डार्सी की भूमिका से प्रसिद्धि मिली। उन्हें HBO ड्रामा सीरीज सक्सेशन 2018 से 2023 में टॉम वैम्प्स की भूमिका निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली, जिसके लिए उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 2 बाफ्टा टीवी पुरस्कार और 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। मैकफेडेन ने 1998 में वुदरिंग हाइट्स में हैरेटन अर्नशो के रूप में अपना टेलीविजन डेब्यू किया। उन्होंने BBC 1 की जासूसी सीरीज स्पूक्स 2002 से 2004, 2011 में टॉम क्विन और BBC की मिस्ट्री सीरीज रिपर स्ट्रीट 2012 से 2016 में इंस्पेक्टर एडमंड रीड की भूमिका निभाई। क्रिमिनल जस्टिस 2009 में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार मिला। उन्होंने हॉवर्ड्स एंड 2017 में हेनरी विलकॉक्स, क्विज 2020 में चार्ल्स इनग्राम और स्टोनहाउस 2023 में जॉन स्टोनहाउस जैसी भूमिकाएं निभाते हुए विभिन्न लघु सीरीज में भी अभिनय किया। फिल्मों में मैकफेडेन को डेथ एट अ फ्यूनरल 2007, फ्रॉस्ट निक्सन 2008, अन्ना करेनिना 2012, द असिस्टेंट 2019 और ऑपरेशन मिन्समीट 2021 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2024 में उन्होंने सुपरहीरो फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन में मिस्टर पैराडॉक्स की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा।
मैकफेडेन का जन्म 17 अक्टूबर 1974 को ग्रेट यारमाउथ, नॉरफॉक में हुआ था। 1, 2 वे नाटक शिक्षक और पूर्व अभिनेत्री मेयनिर, नी ओवेन और तेल इंजीनियर मार्टिन मैकफेडेन के पुत्र थे। 3, 4, 5 उनके दादा दादी स्कॉटिश थे और उनके नाना नानी वेल्श थे। 3, 6 मैकफेडेन का पालन पोषण उनके पिता के कब्जे के परिणामस्वरूप जकार्ता, इंडोनेशिया सहित कई स्थानों पर हुआ। 3 उन्होंने इंग्लैंड के स्कूलों में पढ़ाई की, जिनमें लिंकनशायर के लाउथ के साथ 7 स्कॉटलैंड और इंडोनेशिया के स्कूल भी शामिल है। 17 साल की उम्र में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट, राडा में दाखिला मिलने से पहले उन्होंने रटलैंड के ओखम स्कूल में पढ़ाई की। एक छात्र के रूप में वे इंगमार बर्गमैन की फैनी एंड अलेक्जेंडर से प्रेरित थे, जिसके बारे में उनका मानना था कि यह अनुसरण करने लायक एक उदाहरण है, लोगों के एक दूसरे के साथ अभिनय करने का एक उदाहरण, और इसमें मैंने अब तक का सबसे असाधारण अभिनय देखा था। 7 उन्होंने 1992 से 1995 तक राडा में अध्ययन किया। उद्धरण वांछित आजीविका 2005 की फिल्म प्राइड एंड प्रेजुडिस से मैथ्यू मैकफेडेन के मिस्टर डार्सी की एक प्रतिमा। राडा छोड़ने के बाद मैकफेडेन ब्रिटिश थिएटर में मुख्य रूप से स्टेज कंपनी चीक बाय जॉल के साथ अपने काम के लिए जाने गए, जिसके लिए उन्होंने द डचेस ऑफ माल्फी में एंटोनियो, द स्कूल फॉर स्कैंडल में चार्ल्स सरफेस और मच अडो अबाउट नथिंग में बेनेडिक्ट की भूमिका निभाई। उनके बेनेडिक्ट को मूंछों और कर्कश हंसी वाले एक अधिकारी वर्ग के विदूषक के रूप में निभाया गया था। 2005 में उन्होंने रॉयल नेशनल थिएटर में हेनरी IV पार्ट 1 और 2 में प्रिंस हेल की भूमिका निभाई, जिसमें माइकल गैम्बोन ने फालस्टाफ की भूमिका निभाई। 2007 में वह मंच पर लौटे और द पेन एंड द इच नाटक में एक उदार रवैये वाले घर पर रहने वाले अमेरिकी पिता क्ले की भूमिका निभाई। टीवी पर उन्हें सफलता तब मिली जब वे 1998 में ITV नेटवर्क पर प्रदर्शित वुदरिंग हाइट्स के एक रूपांतरण में हेरेटन अर्नशॉ की भूमिका में दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने टेलीविजन नाटकों में भी काम किया, जिनमें BBC के लिए वॉरियर्स 1999 और द वे वी लिव नाउ 2001 नाटकों में मुख्य भूमिकाएं शामिल थीं। 2001 में ही उन्होंने BBC 2 ड्रामा धारावाहिक परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में अपनी मुख्य भूमिका के लिए प्रशंसा अर्जित की, जिसे स्टीफन पोलियाकॉफ ने लिखा और निर्देशित किया था। 2002 में उन्होंने द प्रोजेक्ट में अभिनय की, या जो एक BBC नाटक था जो न्यू लेबर के सत्ता में आने की कहानी कहता था। 8 उन्होंने स्पूक्स में अभिनय किया, जो BBC 1 पर प्रदर्शित होने पर सफल हो गया। 2003 में एक लंबा दूसरा सीजन प्रदर्शित किया गया था और तीसरे सीजन का प्रसारण शरद ऋतु 2004 में किया गया था, जिसमें उन्होंने दूसरे एपिसोड में श्रृंखला छोड़ दी थी। श्रृंखला को A&E नेटवर्क पर MI-5 के रूप में प्रसारित किया गया था। 2007 में वह वन्फ चैनल 4 ड्रामा सीक्रेट लाइफ में दिखाई दिए, जो पीडोफिलिया से निपटता था। 9 मैकफेडेन ने इस भाग के लिए रॉयल टेलीविजन सोसाइटी 2007 अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और उन्हें बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया। वह कॉमिक रिलीफ के लिए एक छोटे स्केच में मिस्टर बीन की वेडिंग में दूल्हे के रूप में रोवन एटकिंसन और मिशेल रयान के साथ भी दिखाई दिए। उद्धरण वांछित मैकफेडेन एनिग्मा 2001 में रिलीज और इन माई फादर। 10 उन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडिस के रूपांतरण में रोमांटिक लीड फिट्जविलियम डार्सी की भूमिका निभाई, जिसे सितंबर 2005 में यूके में रिलीज किया गया। 11 2024 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में निकोलस ब्राउन और मैकफेडेन ने फ्रैंक ओज की डेथ एट ए फ्यूनरल और क्रिस क्लीव के उपन्यास पर आधारित फिल्म इंसेंडियरी में मिशेल विलियम्स और इवान मैकग्रेगर के साथ अभिनय किया। वह रॉन हॉवर्ड की फिल्म फ्रॉस्ट निक्सन में भी दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने जॉन बर्ट की भूमिका निभाई। 2008 में उन्होंने चार्ल्स डिकेंस की लिटिल डोरिट के BBC रूपांतरण में मुख्य पुरुष अभिनेता आर्थर क्लेनम की भूमिका निभाई।
2009 में मैकफेडेन ने अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित अभिनेत्री हेलेना बोनहम कार्टर के साथ BBC4 की फिल्म एनिड में एनिड ब्लाइटन के जीवन पर आधारित ह्यूग पोलक, ब्लाइटन के प्रकाशक और पहले पति की भूमिका निभाई। उद्धरण वांछित 2010 में उन्होंने रॉबिन हुड में नॉटिंघम के शेरिफ की भूमिका निभाई। जून 2010 में मैकफेडेन ने क्रिमिनल जस्टिस में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता। उद्धरण वांछित 2011 में मैकफेडेन ने स्पूक्स में एक अंतिम कैमियो किया और 2012 में उन्होंने जो राइट की फिल्म अन्ना करेनिना में ओब्लोंस्की की भूमिका निभाई। दिसंबर 2012 में उन्होंने BBC वन के रिपर स्ट्रीट में डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एडमंड रीड की भूमिका निभानी शुरू की। 2013 से 14 में उन्होंने लंदन के वेस्ट एंड में ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में जीव्स एंड वूस्टर इन परफेक्ट नॉनसेंस के निर्माण में जीव्स की भूमिका निभाई। इस नाटक ने सर्वश्रेष्ठ नए कॉमेडी के लिए 2014 ओलिवियर पुरस्कार जीता। 13, 14, 15, 2015 में अमेजन प्राइम ने रिपर स्ट्रीट को चुना और अच्छी समीक्षाओं के बाद इसे चौथे और 5वें सीजन के लिए फिर से कमीशन किया गया। मैकफेडेन ने कहा कि वह रिपर स्ट्रीट की एक और खुराक, खून और हिम्मत, पॉकेट घड़ियां और विक्टोरियन हेडगियर, मिस्टर रिचर्ड वार्डलो की अद्भुत रूप से गहरी, चलती और रहस्यमयी कहानी लाइनों की शुरुआत करने से खुश है। 16. यह श्रृंखला अमेरिका में BBC अमेरिका पर भी प्रसारित हुई। 2018 से 2023 तक उन्होंने HBO सीरीज सक्सेशन में टॉम वैम्पसगन्स के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 2022 और 2023 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 2020 में प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन, 17 और 2024 में टेलीविजन पर सहायक भूमिका में एक पुरुष अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। 18, 2020 में वह 3 भाग वाले ITV नाटक क्विज में मेजर चार्ल्स इंग्राम की भूमिका में दिखाई दिए, जो 2001 में हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर पर विवादास्पद खांसी धोखा घोटाले पर आधारित था। 19, 2024 में मैकफेडेन ने सुपरहीरो फिल्म डेडपूल एंड वुल्वरिन में मिस्टर पैराडॉक्स की भूमिका निभाई। 20 अगस्त 2025 में यह घोषणा की गई कि मैकफेडेन हैरी पॉटर द फुलकास्ट ऑडियो एडिशन में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की आवाज देंगे, जो ऑडिबल और JK राउलिंग के पॉटरमोर का एक प्रोडक्शन है। 21 व्यक्तिगत जीवन 2002 में मैकफेडेन ने अपनी स्पूक्स सहकलाकार कीली हॉवेस के साथ एक रिश्ता शुरू किया। नवंबर 2004 में उनकी शादी हुई। 22 इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। 22-23 मैकफेडेन हॉवेस के पिछले विवाह से हुए बेटे के सौतेले पिता है। उद्धरण वांछित मार्च 2024 में यह बताया गया कि मैकफेडेन गैरिक क्लब के सदस्य है। निकोलस डेविड ऑफरमैन, जन्म 26 जून 1970, एक अमेरिकी अभिनेता, हास्य अभिनेता, बरी और लेखक है। उन्हें NBC सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन 2009 से 2015 में रॉन स्वानसन की भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाना गया, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए टेलीविजन क्रिटिक्स एसोसिएशन अवार्ड मिला और कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए 2 बार नामांकित किया गया। ऑफरमैन FX सीरीज फार्गो 2015 के दूसरे सीजन में भी दिखाई दिए हैं, जिसके लिए उन्हें क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन मिला। साथ ही FX ऑन हुलू सीरीज पाम एंड टॉमी 2022 और HBO सीरीज द लास्ट ऑफ अस 2023, जिसके लिए उन्होंने ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने कई स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें द किंग्स ऑफ समर 2013, मी एंड अर्ल एंड द डाइंग गर्ल 2015, द फाउंडर 2016 और हार्ट्स बीट लाउड 2018 शामिल है। ऑफरमैन के अन्य कार्यों में फिल्म द हाउस ऑफ टुमारो 2017,
का कार्यकारी निर्माता और मुख्य भूमिका शामिल है। उन्होंने एलेक्स गारलैंड द्वारा निर्देशित फिल्म सिविल वॉर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका भी निभाई। उन्होंने ग्रेविटी फॉल्स 2012 से 2016 में एजेंट पॉवर्स को आवाज दी और द लेगो मूवी फ्रेंचाइजी 2014 से 2019, होटल ट्रांसिल्वेनिया 2 2015, आइस एज, कोलिजन कोर्स 2016 और सिंग फिल्म फ्रेंचाइजी 2016 वर्तमान के लिए आवाज अभिनय का काम किया है। उन्होंने हैव अ गुड ट्रिप, एडवेंचर्स इन साइकेडेलिक्स 2020 की भी मेजबानी की है। उन्होंने पार्क्स एंड रिक्रिएशन की सहकलाकार एमी पोहलर के साथ एनबीसी रियलिटी प्रतियोगिता श्रृंखला मेकिंग इट 2018 से 2021 की सहमेजबानी शुरू की। इस जोड़ी को रियलिटी या प्रतियोगिता कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट होस्ट के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 3 नामांकन प्राप्त हुए। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। निकोलस डेविड ऑफरमैन का जन्म 26 जून 1970 को इलिनॉइस के जोलिएट में नर्स कैथी नी रॉबर्ट्स और सामाजिक अध्ययन शिक्षक रिक ऑफरमैन के बेटे के रूप में हुआ था। उनके पिता मिनूका के एक हाई स्कूल में पढ़ाते थे। 2 ऑफरमैन का पालनपोषण कैथोलिक 3-4 के रूप में पास के मिनूका में हुआ। 5 जहां उन्होंने मिनूका कम्युनिटी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 6 उन्होंने 1993 में इलिनॉइस विश्वविद्यालय अर्बाना शैम्पेन से बीएफए प्राप्त किया। 5 उस वर्ष उन्होंने और साथी छात्रों के एक समूह ने शिकागो थिएटर कंपनी डिफिएंट थिएटर की सहस्थापना की। 5 उनके माता-पिता शुरू में उनके अभिनेता बनने की इच्छा से हैरान थे। उन्होंने कहा, यह उनके लिए अजीब था। हमारे शहर में कोई भी कभी कला के क्षेत्र में नहीं गया था। इसलिए जब मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूं, तो सभी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम यहां से वहां पहुंच सकते हो। 7 आजीविका 1997-2008 प्रारंभिक कार्य और अभिनय भूमिकाएं। ऑफरमैन 1990 के दशक के मध्य में शिकागो में रहते थे, जहां उन्होंने स्टेपेनवुल्फ, गुडमैन और विजडम ब्रिज जैसी थिएटर कंपनियों के साथ भाग लिया। स्टेपेनवुल्फ में उन्होंने अपने पिता से बरहीगिरी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद एक फाइट कोरियोग्राफर और मास्टर बरी के रूप में भी काम किया। 8 इस दौरान ऑफरमैन एमी पोहलर से परिचित हुए, जो शिकागो के इम्प्रोव कॉमेडी दृश्य से काफी जुड़ी हुई थीं। 5 ऑफरमैन को बड़े पर्दे पर सिटी ऑफ एंजेल्स 1998 में एक निर्माण कार्यकर्ता के रूप में और बाद में नवंबर 2004, कर्स्ड 2005, मिस कोंगेनियलिटी 2, आर्म्ड एंड फैबुलस 2005, सिन सिटी 2005, द मैन हू स्टेयर एट गोट्स 2009 जैसी अन्य फिल्मों में देखा जा सकता है। 2003 में उन्होंने विल एंड ग्रेस अभिनेत्री मेगन मुल्ली से शादी की। ऑफरमैन उनके टॉक शो द मेगन मुल्ली शो में भी दिखाई दिए हैं। उसी समय उन्होंने विल एंड ग्रेस के चौथे सीजन के थैंक्सगिविंग एपिसोड में प्लम्बर के रूप में, द किंग ऑफ क्वींस में 24 के 3 एपिसोड में और द वेस्ट विंग के एक एपिसोड में टेलीविजन पर दिखना शुरू किया। पार्क्स एंड रिक्रिएशन से पहले उनकी सबसे प्रमुख भूमिका जॉर्ज लोपेज में एक फैक्ट्री वर्कर और बेनी लोपेज के प्रेमी रैंडी मैगी की थी। वह गिलमोर गर्ल्स में 2 बार दिखाई दिए, 2003 में द फेस्टिवल ऑफ लिविंग आर्ट और 2005 में ऑलवेज ए गॉडमदर नेवर ए गॉड। 2009 से 2015 पार्क्स एंड रिक्रिएशन के साथ सफलता। 2012 में पार्क्स एंड रिक्रिएशन के कलाकारों के साथ ऑफरमैन। 2009 में द ऑफिस के निर्माता माइकल शूर और ग्रेग डेनियल ने ऑफरमैन को अपने एनबीसी सिटकॉम पार्क्स एंड रिक्रिएशन में रॉन स्वानसन के किरदार के लिए एक नियमित भूमिका की पेशकश की, जो एक शहर के पार्क विभाग के भावशून्य, सरकार से नफरत करने वाले स्वतंत्रतावादी प्रमुख और एमी पोहलर के किरदार लेस्ली नोप के बॉस थे। 5 स्लेट पत्रिका ने ऑफरमैन को पार्क्स एंड रिक्रिएशन का गुप्त हथियार घोषित किया और कहा कि वह नियमित रूप से दृश्यों को चुराते हैं और उनके पास कम शारीरिक कॉमेडी करने का उपहार है। 9
भूमिका मानवता के साथ विरोध और राजनीतिक दर्शन को बुनती है, जबकि चरित्र जिस गहन स्वतंत्रतावादी दर्शन को जीता है, उसे अक्सर पोहलर के चरित्र की समान रूप से गहन सामाजिक उदारवाद और अच्छे काम करने वाली मानसिकता के खिलाफ खेला जाता है। ऑफरमैन को रॉब कॉर्डरी और रॉब ह्यूबेल के साथ एडल्ट स्विम सीरीज चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल में भी दिखाया गया है। वह 27 जुलाई 2013 को प्रीमियर हुई इसी नाम की एनिमेटेड सीरीज में एक स्कॉप की आवाज है। 10 उसी वर्ष ऑफरमैन ने कॉमेडी सेंट्रल पर डेरेक वाटर्स के ड्रंक हिस्ट्री के बोस्टन एपिसोड में जॉनी कूल का किरदार निभाया। 2014 में उन्होंने द डिसेंबरिस्ट्स के वीडियो मेक यू बेटर में एक प्रेमी जर्मन टॉक शो होस्ट का किरदार निभाया। उसी वर्ष वह एरिक किसेक द्वारा निर्देशित एक लघु फिल्म द गनफाइटर में भी दिखाई दिए। ऑफरमैन ने फिल्म के सूत्रधार की भूमिका निभाई। 2012 में उन्हें 2 फिल्म भूमिकाओं में देखा गया, 21 जंप स्ट्रीट के डिप्टी चीफ हार्डी के रूप में और कासा डे मी पाद्रे में डीईए एजेंट पार्कर के रूप में। उन्होंने 2 साल बाद 22 जंप स्ट्रीट में डिप्टी चीफ हार्डी के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऑस्टिन, टेक्सास में शूट की गई एक स्वतंत्र फिल्म समबडी अप देयर लाइक्स मी 2012 में अभिनय और निर्माण किया। वह 2013 की कॉमेडी द किंग्स ऑफ समर 2013 और वी आर द मिलर्स में दिखाई दिए, जिसमें जेसन सुदेकिस और जेनिफर एनिस्टन ने अभिनय किया, और द लेगो मूवी में मेटलबर्ड को आवाज दी। ऑफरमैन ने पंक बैंड फिडलर के 2013 के उनके गीत कोकीन के वीडियो की कल्पना की और उसमें अभिनय किया। 12 ऑफरमैन ने बिलीव मी में एक शराबी कॉलेज मार्गदर्शन परामर्शदाता की भूमिका भी निभाई। दोनों एक बिछड़े हुए जोड़े की भूमिका निभाते हैं जो आखिरी बार फिर से मिलते हैं। 13 2015 में ऑफरमैन ने हंटिंगटन थिएटर कंपनी के साथ ए कॉन्फेडरेसी ऑफ डंसेस के नाट्य रूपांतरण में इग्नाटियस जे. रेली की भूमिका निभाई। 14 ऑफरमैन ने फार्गो 2015 के दूसरे सीजन में कार्ल वेयर्स की आवर्ती भूमिका निभाई। ऑफरमैन ने दादा माइक की आवाज दी, जबकि उनकी पत्नी मेगन मुल्ली ने होटल ट्रांसिल्वेनिया 2015 में दादी लिंडा की आवाज दी। उन्होंने द फाउंडर 2016 में मैकडॉनल्ड्स के पहले संस्थापक डिक मैकडॉनल्ड का किरदार निभाया था। 2017 में ऑफरमैन ने अपना फुल बुश टूर लॉन्च किया, जिसमें अमेरिका और कनाडा में 28 शो शामिल थे। 15 उनका ऑल राइज टूर 20 जुलाई 2019 को थैकरविले में शुरू हुआ और 2019 के बाकी हिस्सों में जारी रहा, जिसमें प्रमुख शहर शामिल थे शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, डेट्रॉयट और अटलांटा। ऑफरमैन ने वैकल्पिक रॉक बैंड दे माइट बी जायंट्स के 2018 के वीडियो में उनके गीत द ग्रेटेस्ट के लिए भी अभिनय किया। 16 2023 में ऑफरमैन एचबीओ सीरीज द लास्ट ऑफ अस के तीसरे एपिसोड में बिल के रूप में दिखाई दिए। 17 18 19 उन्होंने 2023 क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स में एक ड्रामा सीरीज में अतिथि अभिनेता का पुरस्कार जीता। 20 2025 में ऑफरमैन ने क्राइम थ्रिलर सॉवरेन में जैकब ट्रेम्बले और डेनिस क्वेड के साथ अभिनय किया। 21 22 ऑफरमैन 97वें अकादमी पुरस्कारों के लिए शो उद्घोषक थे। 23 वह 2025 की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में दिखाई दिए। 24 अन्य उद्यम लिखना। ऑफरमैन ने 4 अर्धात्मकथात्मक प्रकाशन जारी किए हैं। पहला, पेडल योर ओन कैनो 1 मैनस फंडामेंटल्स फॉर डिलीशियस लिविंग 2013 में जारी किया गया था। उनका दूसरा, गम्पशन रिलाइटिंग द टॉर्च ऑफ फ्रीडम विद अमेरिकाज गट्सिएस्ट ट्रबल मेकर्स 26 मई 2015 को जारी किया गया था। तीसरा, गुड क्लीन फन मिसएडवेंचर इन सॉडस्ट 8 ऑफरमैन वुडशॉप 18 अक्टूबर 2016 को जारी किया गया था। उनकी चौथी पुस्तक, वेयर द डियर एंड द एंटेलोप प्ले द पेस्टोरल ऑब्जर्वेशन ऑफ वन इग्नोरेंट अमेरिकन हु लव्स टू वॉक आउटसाइड 12 अक्टूबर 2021 को जारी की गई थी। लकड़ी
ऑफरमैन 2001 से लॉस एंजिल्स में 6 कारीगरों और महिलाओं के दल के साथ ऑफरमैन वर्कशॉप चला रहे हैं। 25-26 उन्होंने कहा है कि टीवी और फिल्मों में अभिनय वुडशॉप में मेरे काम करने के तरीके को बाधित कर रहा है, और अगर मेरा जीवन सिर्फ लकड़ी का काम और लाइव थिएटर तक ही सीमित होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उन्होंने किताबों और पत्रिकाओं से वुडवर्किंग के बारे में खुद को शिक्षित किया और वुडवर्किंग पर कई किताबें लिखी है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि इस कला से जुड़ा साहित्य अक्सर बहुत गंभीर और संयमित होता है और वास्तव में यह जानना जरूरी है कि गलतियां कहाँ से होती है। 27 व्यक्तिगत जीवन शादी। ऑफरमैन ने 20 सितंबर 2003 को अभिनेत्री मेगन मुल्ली से शादी की। 28 वे 2000 की गर्मियों में एविरेंस रूम थिएटर कंपनी के साथ द बर्लिन सर्कल नाटक में सहकलाकार के रूप में मिले थे। 29 उन्होंने विल एंड ग्रेस, पार्क्स एंड रिक्रिएशन, द किंग्स ऑफ समर, स्मैश्ड, होटल ट्रांसिल्वेनिया 2, बॉब्स बर्गर, यू, मी एंड द एपोकेलिप्स, द ग्रेट नॉर्थ और द अम्ब्रेला एकेडमी जैसी सीरीज और फिल्मों में साथ काम किया है। उन्होंने 2016 में एक लाइव कॉमेडी टूर शुरू किया जिसका विषय उनकी सेक्स लाइफ थी। 30 2019 में उन्होंने इन बेड विद निक एंड मेगन शुरू किया। राजनीति। यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपने किरदार रॉन स्वानसन की तरह स्वतंत्रतावादी है, ऑफरमैन ने 2017 में कहा, जबकि मैं स्वतंत्रतावादी मानसिकता के दर्शन की प्रशंसा करता हूं, मुझे लगता है कि यह वास्तविक शासन में अप्रभावी साबित हुआ है। इसलिए नहीं, मैं नहीं हूं। मैं एक स्वतंत्र सोच वाला अमेरिकी हूं। 33 उन्होंने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को नस्लवादी और लिंगवादी बताया, लेकिन अपने निजी ईमेल विवाद के लिए ट्रंप की प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन का भी मजाक उड़ाया। 34 2020 डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के प्राइमरी में मतदान करने पर उन्होंने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एलिजाबेथ वॉरेन के संदर्भ में वोट वॉरेन कैप्शन जोड़ते हुए एक मैंने वोट किया स्टिकर के साथ अपनी एक तस्वीर ट्वीट की। हालांकि कुछ राजनीतिक टिप्पणीकारों ने सिविल वॉर में ऑफरमैन द्वारा निभाए गए अमेरिकी राष्ट्रपति के किरदार की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की, लेकिन ऑफरमैन ने इस बात से इनकार किया कि उनका अभिनय ट्रंप पर आधारित था और तर्क दिया कि राजनीति का फिल्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 37 अप्रैल 2024 में जीक्यू के साथ एक साक्षात्कार में ऑफरमैन ने खुद को प्रगतिशील बताया, लेकिन साथ ही कई मायनों में रूढ़िवादी भी बताया। उसी साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि राजनीतिक स्पेक्ट्रम के शब्दार्थ ने अपना अर्थ खो दिया है। 27 अगस्त 2024 को उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कमला हैरिस का समर्थन प्राउड टू बी ए कमला मैन नामक गीत के साथ किया, जो ली ग्रीनवुड के गॉड ब्लेस द यूएसए की पैरोडी थी। एलिजाबेथ बेट्टी गिल्पिन, जन्म 21 जुलाई 1986, एक अमेरिकी अभिनेत्री है। उन्होंने नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज ग्लो 2017 से 2019 में डेबी लिबर्टी बेले ईगन का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने शोटाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज नर्स जैकी 2013 से 2015 में डॉ. कैरी रोमन की भूमिका भी निभाई। 3-4 2023 में उन्होंने पीकॉक साइंस फिक्शन सीरीज मिसेस डेविस में एआई से लड़ने वाली नन की मुख्य भूमिका निभाई। गिल्पिन मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म ट्रू स्टोरी 2015, साइंस फिक्शन रोमांटिक कॉमेडी फ्यूचर 38 2017, फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी इजोंट इट रोमांटिक 2019, ड्रामा ए डॉग्स जर्नी 2019 और एक्शन कॉमेडी स्टूबर 2019 में नजर आ चुकी है। 2020 में गिल्पिन ने हॉरर फिल्म द ग्रज, हॉरर थ्रिलर फिल्म द हंट और एक्शन कॉमेडी कॉफी एंड करीम में अभिनय किया। द हंट के लिए उन्होंने एक्शन मूवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्रिटिक्स चॉइस सुपर अवार्ड जीता। प्रारंभिक जीवन।
गिल्पिन का जन्म 21 जुलाई 1986 को हुआ था। 5 अभिनेता जैक गिल्पिन और एन मैकडोनो की बेटी के रूप में। 6 उनके पिता, जो एक एपिस्कोपल पुजारी भी है। ध्रुव गिल्पिन फॉस्ट के पहले चचेरे भाई है, जो 2007 से 2018 तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। 7 एलिजाबेथ मैनहट्टन के साउथ स्ट्रीट सीपोर्ट पड़ोस में पली-बड़ी, जहां वह कहती है कि उसका पारिवारिक घर ब्लॉक की एकमात्र कब्जे वाली इमारतों में से एक था और जिस क्षेत्र में वह रहती थी वह एक मछली बाजार था। 8 एलिजाबेथ गिल्पिन लूमिस चाफी स्कूल की 2004 की स्नातक है। 9 और उन्होंने 2008 में फोर्डेहेम विश्वविद्यालय से स्नातक किया। 10 फोर्डेहेम में अपने समय के दौरान उन्होंने डायने वाइस्ट के अधीन अध्ययन किया। 11 आजीविका गिल्पिन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत लॉ एंड ऑर्डर, क्रिमिनल इंटेंट, फ्रिंज, मीडियम, लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल विक्टिम्स यूनिट और एलिमेंट्री सहित टेलीविजन श्रृंखला में अतिथि भूमिका के साथ की थी। 12 उन्हें शोटाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज नर्स जैकी में डॉ कैरी रोमन के रूप में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए और अधिक पहचान मिली, जो 2013 से 2015 में श्रृंखला के समापन तक प्रदर्शित हुई। वह हार्टलेस, आई एम गोना प्रे फॉर यू सो हार्ड और वी लिव हियर के प्रोडक्शन में ऑफ ब्रॉडवे भी दिखाई दी है। 14 गिल्पिन ने घोस्ट टाउन 2008, टेक केयर 2014, ट्रू स्टोरी 2015 और फ्यूचर 38 2017 फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाई। जुलाई 2018 में गिल्पिन बाय साथी ग्लो अभिनेत्री एलिसन ब्री के साथ उनकी सफलता नेटफ्लिक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज ग्लो 2017 से 2019 में डेबी लिबर्टी बेले ईगन की भूमिका से आई, जो 1980 के दशक की महिला पेशेवर कुश्ती लीग गॉर्जियस लेडीज ऑफ रेसलिंग से प्रेरित थी। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा और पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें कॉमेडी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए 3 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड और कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए 3 प्राइम टाइम एमी अवार्ड शामिल है। 2019 और 2020 के बीच गिल्पिन फंतासी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म इजोंट इट रोमांटिक, कॉमेडी ड्रामा फिल्म ए डॉग्स जर्नी, एक्शन कॉमेडी फिल्म स्टूबर और एक्शन हॉरर फिल्म द हंट में दिखाई दीं। 2021 में वह साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म द टुमारो वॉर में दिखाई दीं। उसी वर्ष गिल्पिन HBO श्रृंखला ब्लड शुगर में अभिनय करने के लिए तैयार थीं। 15 2022 में वह स्टारज राजनीतिक थ्रिलर सीमित श्रृंखला गैसलिट में मो डीन के रूप में दिखाई दीं। उन्हें मूवी मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकन के साथ उनकी भूमिका के लिए पहचान मिली। 16 उसी वर्ष वह एप्पल टीवी प्लस एंथोलॉजी श्रृंखला रोअर के एक एपिसोड में दिखाई दीं। सितंबर 2022 में उन्होंने ऑल द वीमेन इन माई ब्रेन एंड अदर कंसर्न्स शीर्षक से 20 निबंधों का एक संग्रह प्रकाशित किया। 17 2023 में गिल्पिन ने सिस्टर सिमोन बटा एलिजाबेथ एबॉट के रूप में अभिनय किया, जो एक नन है जो पीकॉक विज्ञान कथा श्रृंखला मिसेस डेविस में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लड़ती है। अपने प्रदर्शन के लिए गिल्पिन को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें ड्रामा में व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए TCA पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 18 नेटफ्लिक्स की एनिमेटेड एडवेंचर सीरीज स्कल आइलैंड में आयरीन के रूप में उनकी मुख्य आवाज की भूमिका थी। 2025 में गिल्पिन ने टेलर कित्सच के साथ नेटफ्लिक्स प्रोडक्शन अमेरिकन प्राइमवल में अभिनय किया। इस वेस्टर्न में उन्होंने मॉर्मन मिलिशिया, भारतीयों और संघीय सरकार के बीच शत्रुता के बीच अपने छोटे बेटे के साथ सीमा पार करने की कोशिश कर रही एक महिला की भूमिका निभाई। 19 उन्होंने 2025 की शुरुआत में 8 सप्ताह की सगाई के लिए ओह मैरी में कोल एस्कोला से मैरी टॉड लिंकन की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे की शुरुआत की। ब्रैडली व्हिटफोर्ड, जन्म 10 अक्टूबर 1959, एक अमेरिकी अभिनेता और निर्माता है। उन्हें NBC के द वेस्ट विंग,
1999 से 2006 में व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ जोश लाइमैन की भूमिका के लिए जाना जाता है। यह एक टेलीविजन राजनीतिक ड्रामा था जिसके लिए उन्हें 2001 से 2003 तक लगातार 3 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें से उन्होंने 2001 में जीत हासिल की। इस भूमिका के लिए उन्हें लगातार 3 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए नामांकन मिला। द वेस्ट विंग के अलावा व्हिटफोर्ड ने स्टूडियो 60 ऑन द सनसेट स्ट्रिप में डैनी ट्रिप, फॉक्स पुलिस बड़ी कॉमेडी द गुड गाइज में डैन स्टार्क, सीबीएस श्रृंखला द मेंटलिस्ट में रेड जॉन माने जाने वाले पात्र टिमोथी कार्टर, फिल्म बिली मेडिसन में प्रतिपक्षी एरिक गॉर्डन, द पोस्ट में आर्थर पार्सन्स, हॉरर फिल्म गेट आउट में डीन आर्मिटेज, ब्रुकलिन 99 में रोजर पेराल्टा, डायस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म द डार्केस्ट माइंड्स में प्रेसिडेंट ग्रे और मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में रिक्स टैंटन की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने ट्रांसपेरेंट में मार्सी की अतिथि भूमिका के लिए दूसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता और बाद में इसी श्रृंखला में मैग्नस हिर्शफेल्ड की भूमिका के लिए 5वां प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 2018 से 2025 तक व्हिटफोर्ड ने हुलू के डायस्टोपियन नाटक द हैंडमेड्स टेल में कमांडर जोसेफ लॉरेंस की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने 2019 में अपना तीसरा प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। प्रारंभिक जीवन। व्हिटफोर्ड का जन्म मैडिसन, विस्कॉन्सिन में हुआ था। एक जेनेविव लुई नीस्मिथ 1915 से 2011, 2 और जॉर्ज वान नॉर्मन व्हिटफोर्ड 1915 से 1999 के बेटे के रूप में 3 और 14 साल की उम्र के बीच वह वेन, पेंसिल्वेनिया में रहते थे। वह एक क्वेकर घराने में पले बड़े। 13 अक्टूबर 2025 को लाइव विद केली एंड मार्क में एक उपस्थिति में उन्होंने कहा, मैं एक अजीब परिवार से हूँ। मेरे माता पिता, वे बहुत लंबा जीवन जीते थे। यह उनकी 89वीं शादी की सालगिरह होती। मेरी एक बहन है, वही माता पिता 85 साल की, मुझसे 19 या 20 साल बड़ी। उनके माता पिता के 3 बच्चे थे। 3 ब्रैडली व्हिटफोर्ड ने 1977 में मेडिसन के मेडिसन ईस्ट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 उन्होंने कनेक्टिकट के मिडलटाउन स्थित वेस्लियन विश्वविद्यालय से अंग्रेजी और थिएटर में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां वे निर्माता पॉल शिफ के रूममेट थे, जो उनके भावी वेस्ट विंग के सहकलाकार रिचर्ड शिफ के भाई थे। 6 और 1981 में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 5 इसके बाद व्हिटफोर्ड ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित जुलियार्ड स्कूल में नाटक का अध्ययन किया, जहां वे ग्रुप 14 इंच के सदस्य थे। अभिनेता वेंडेल पियर्स भी ग्रुप 14 से है। 7 एनबीसी सीरीज हु डू यू थिंक यू आर ने अगस्त 2022 के एपिसोड में व्हिटफोर्ड के वंश की खोज की, जिसमें उन पूर्वजों को भी शामिल किया गया जिन्होंने एक महत्वपूर्ण गृहयुद्ध लड़ाई, विक्सबर्ग की लड़ाई में लड़ाई लड़ी थी। 8, 9, 10 आजीविका। व्हिटफोर्ड पहली बार 1985 में द इक्वलाइजर के एक एपिसोड में टेलीविजन पर दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने एबीसी के डेटाइम ड्रामा ऑल माई चिल्ड्रन में 2 साल तक एक आवर्ती भूमिका निभाई। उनकी फिल्मी शुरुआत 1986 की फिल्म डेड एज अ डोरमैन से हुई। उन्होंने 1990 में ब्रॉडवे थिएटर में अपनी शुरुआत की। 11 आरोन सॉर्किन द्वारा लिखित नाटक ए फ्यू गुड मेन में लेफ्टिनेंट जैक रॉस, कुछ महीने बाद लेफ्टिनेंट डैनियल काफी की मुख्य भूमिका में की भूमिका निभाकर। यह व्हिटफोर्ड और सॉर्किन के बीच एक आवर्ती कार्य संबंध की शुरुआत थी। 1980 और 1990 के दशक के दौरान व्हिटफोर्ड की फिल्म भूमिकाओं में एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग, 1987 में एलिजाबेथ शू के प्रेमी माइक टॉडवेल, रिवेंज ऑफ द नर्ड्स 2, नर्ड्स इन पैराडाइज, 1987 में रोजर लैटिमर, प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, 1990 में जेमी केम्प, यंग गन्स 2, 1990 में चार्ल्स फालेन, अवेकनिंग्स, 1990 में डॉ टायलर, सेंट ऑफ ए वूमन, 1992 में अल पचिनो के भतीजे रैंडी स्लेड, ए परफेक्ट वर्ल्ड, 1993 में एफबीआई शार्पशूटर बॉबी ली,
फिलाडेल्फिया 1993 में वकील जेमी कॉलिंस, द क्लाइंट 1994 में सहायक अमेरिकी अटॉर्नी थॉमस फिंक, बिली मेडिसन 1995 में प्रतिपक्षी एरिक गॉर्डन और बाइसेंटेनियल मैन 1999 में लॉयड चार्नी शामिल थे। इस दौरान उनकी टेलीविजन प्रस्तुतियों में गाइडिंग लाइट, NYPD ब्लू, एलेन, द एक्स-फाइल्स, टच्ड बाय एन एंजेल तथा एमी पुरस्कार विजेता एपिसोड लव्स लेबर लॉस्ट में ER में अतिथि भूमिका शामिल थी। व्हिटफोर्ड 1999 में शो के प्रीमियर के साथ सोर्किन की द वेस्ट विंग में जोश लाइमैन के रूप में शामिल हुए। 12 अपनी भूमिका के लिए उन्होंने 2001 में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एमी पुरस्कार जीता। व्हिटफोर्ड ने श्रृंखला के 2 एपिसोड भी लिखे, छठे सीजन में फेथ बेस्ड इनिशिएटिव और 7वें में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। मई 2006 में द वेस्ट विंग समाप्त होने के बाद व्हिटफोर्ड सोर्किन की बाद की श्रृंखला स्टूडियो 60 ऑन द सनसेट स्ट्रिप में डैनी ट्रिप की भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 13 वह जुलाई 2008 में BBC पर ब्रिटिश नाटक बर्न अप में दिखाई दिए। उन्होंने बोइंग बोइंग नाटक में अभिनय किया जो 4 मई 2008 को ब्रॉडवे पर शुरू हुआ। 14 उन्होंने जॉस वेडन बटा ड्रू गोडार्ड हॉरर फिल्म द केबिन इन द वुड्स में सह-अभिनय किया। 15 जिसे 2009 में फिल्माया गया था लेकिन अप्रैल 2012 तक रिलीज नहीं किया गया था। 2010 में व्हिटफोर्ड ने कॉलिन हैंक्स के साथ फॉक्स टीवी कॉमेडी द गुड गाइज में डैन स्टार्क के रूप में अभिनय किया। 2011 में व्हिटफोर्ड ने USA नेटवर्क पर इन प्लेन साइट में अतिथि भूमिका निभाई जिसमें एक व्यक्ति व्यामोह से जूझ रहा था। वह द मेंटलिस्ट के सीजन 3 के समापन में रेड जॉन के एक गुर्गे और छलनी के रूप में दिखाई दिए। 15 सितंबर 2011 को उन्होंने डस्टिन लांस ब्लैक 16 द्वारा लिखित नाटक 8 के एक रात के मंचन में अभिनय किया जो कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 8 के आसपास के एक परीक्षण की घटनाओं का वर्णन करता है। शीव हिघम, जन्म 5 जनवरी 1969, एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें ड्रामा सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर में एलियास एली थॉम्पसन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह ट्रू डिटेक्टिव के पहले सीजन और फार्गो के तीसरे सीजन के अलावा सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और जोकर जैसी कई फिल्मों में भी नजर आए। प्रारंभिक जीवन। हिघम का जन्म फ्लोरिडा के तल्लाहसी में वकील फ्रैंक और स्कूल लाइब्रेरियन बेथ के बेटे के रूप में हुआ था। जब हिघम 5 साल के थे तब उनका परिवार फ्लोरिडा के लेक मैरी में रहने चला गया। 2-3 उन्होंने लेक मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। 4 हिघम ने टायलर, टेक्सास में टायलर जूनियर कॉलेज में पढ़ाई की और फिर न्यूयॉर्क के परचेज में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में स्थानांतरित हो गए जहां वे केवल 31 छात्रों और 8 वरिष्ठ छात्रों के स्नातक वर्ग के साथ एक छोटे से अभिनय कार्यक्रम का हिस्सा थे। 5 आजीविका। स्नातक होने के बाद हिघम ने न्यूयॉर्क शहर में अपने कॉलेज के रूममेट किर्क एसेवेडो के साथ थिएटर मंडली रोरशाक ग्रुप की सहस्थापना की और 3 साल तक मंडली के साथ एक अभिनेता और कलात्मक निर्देशक के रूप में काम किया। 6 हिघम 2000 की फिल्म टाइगरलैंड में मुख्य भूमिका मिलने से पहले टेलीविजन श्रृंखला घोस्ट स्टोरीज के 1997 के एक एपिसोड में दिखाई दिए थे। 5 2003 की फिल्म ऑल द रियल गर्ल्स में अभिनय करने से पहले वे टेलीविजन फिल्मों सबमर्ज्ड, RUS, H और पैराडाइज में दिखाई दिए। 2004 और 2006 के बीच वे जापानी फिल्म आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और फिल्मों वाटर, मैन ऑफ द हाउस, फेथ ऑफ माई फादर्स, लॉर्ड्स ऑफ डॉगटाउन, साइकिक ड्राइविंग और साउथ ऑफ हेवन में दिखाई दिए। हिघम प्राइड एंड ग्लोरी में दिखाई दिए और हॉरर फिल्म स्प्लिंटर, थ्रिलर ब्लड क्रीक और साइंस फिक्शन फिल्म रेडियो फ्री अल्बेमुथ में सह-अभिनय किया। 3 HBO सीरीज बोर्डवॉक एम्पायर में उन्होंने अटलांटिक काउंटी, न्यू जर्सी के शेरिफ एलियास एली थॉम्पसन की मुख्य भूमिका निभाई जो पूरे शो के दौरान नियमित रूप से दिखाई दिए। 2014 में वह HBO सीरीज ट्रू डिटेक्टिव में
निराश पूर्व मंत्री जोएल थेरियोट की भूमिका में दिखाई दिए। 7. वह 2015 में एफएक्स के जस्टिफाइड के 2 एपिसोड में दिखाई दिए। 2012 और 2017 के बीच उन्होंने कई फिल्म भूमिकाएं की, जैसे द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, अमेरिकन हसल, सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक, टर्म लाइफ और कोंग स्कल आइलैंड। 2018 में वह सिकारियो, डे ऑफ द सोल्डडो, फर्स्ट मैन और बैड टाइम्स एट द एल रॉयल फिल्मों में दिखाई दिए। 2019 में वह वार्नर ब्रदर्स, डीसी कॉमिक्स के मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जोकर में जीसीपीडी डिटेक्टिव बर्ग के रूप में दिखाई दिए। वह एचबीओ के वाइस प्रिंसिपल के दोनों सीजन में रे लिपट्रैप के रूप में भी दिखाई दिए, फार्गो और मिनी सीरीज वाको में दिखाई दिए, और उन्होंने जूलिया रॉबर्ट्स के साथ टेलीविजन श्रृंखला होमकमिंग में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 9. वह अभिनेता माइकल शैनन और पॉल स्पार्क्स के साथ कई परियोजनाओं में नजर आ चुके हैं। दोनों ने बोर्डवॉक एम्पायर और वाको में अभिनय किया था। शैनन और विघम द क्वेरी, टेक शेल्टर, टाइगरलैंड और बैड लेफ्टिनेंट, पोर्ट ऑफ कॉल न्यू ऑरलियंस में भी साथ नजर आए। 2013 में व्हिटफोर्ड ने एबीसी कॉमेडी ट्रॉफी वाइफ में पीट हैरिसन की भूमिका निभाई, जिसे एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। उसी वर्ष उन्होंने सेविंग मिस्टर बैंक्स में डॉन डाग्राडी की भूमिका निभाई। 2014 में वह अमेजन स्टूडियो सीरीज ट्रांसपेरेंट के पहले सीजन के दौरान एक क्रॉसड्रेसिंग व्यवसायी के रूप में एक आवर्ती भूमिका में दिखाई दिए। 17. उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता का प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता। 18. वह मैग्नस हिर्शफेल्ड के रूप में श्रृंखला के दूसरे सीजन के दौरान लौटे। 19 फरवरी 2014 में यह घोषणा की गई कि उन्हें रैंडल मिलर द्वारा निर्देशित ग्रेग ऑलमैन की बायोपिक मिडनाइट राइडर में कास्ट किया गया था। 20, 21, 22, 2017 में व्हिटफोर्ड ने हॉरर फिल्म गेट आउट, 23 में एक पिता और न्यूरोसर्जन डीन आर्मिटेज की भूमिका निभाई और राजनीतिक थ्रिलर द पोस्ट में प्रतिपक्षी आर्थर पार्सन्स की भूमिका निभाई। 24, 2018 में व्हिटफोर्ड ने डायस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म द डार्केस्ट माइंड्स में राष्ट्रपति ग्रे की भूमिका निभाई। वह वेब डायस्टोपियन त्रासदी द हैंडमेड्स टेल के कलाकारों में कमांडर जोसेफ लॉरेंस के रूप में शामिल हुए, दूसरे सीजन के अंतिम 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 25 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए 2019 में ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता और कॉमेडी और ड्रामा दोनों के लिए अतिथि अभिनय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति बने। 26 वह तीसरे सीजन के लिए एक नियमित श्रृंखला के रूप में लौटे और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त किया। 27-28 2019 में व्हिटफोर्ड ने मॉन्स्टर फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में रिक स्टैंटन की भूमिका निभाई। 29 अगस्त 2023 में उन्होंने लॉस एंजल्स प्रोडक्शन के पीटर पैन गोज रॉन्ग में फ्रांसिस की भूमिका निभाई। 31 व्यक्तिगत जीवन व्हिटफोर्ड ने अगस्त 1992 में अभिनेत्री जेन काजमारेक से शादी की। 32 और उनके 3 बच्चे हैं। 33-32 जून 2009 में जोरे ने घोषणा की कि वे शादी के 18 साल बाद तलाक ले रहे हैं। 34 अक्टूबर 2010 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 35 2002 में उन्होंने क्लॉथ्स ऑफ आवर बैक फाउंडेशन की सहस्थापना की थी। 36 37 38 39 वे पहले पुरस्कार समारोहों, चैरिटी कार्यक्रमों, 40 और प्रिंट कार विज्ञापन सहित अन्य मीडिया में एक साथ अपनी लगातार सार्वजनिक उपस्थितियों के लिए जाने जाते थे। 41 आखिरी बार अपने बच्चों के साथ 2008 में द हाउस ऑफ ब्लू लीव्स में काजमारेक की उपस्थिति के प्रीमियर पर एक साथ दिखाई दिए थे। 42 43 44 45 46 व्हिटफोर्ड और उनकी ट्रांसपेरेंट सहकलाकार एमी लैंडेकर ने 2015 में
डेटिंग शुरू की और उन्होंने मार्च 2018 में अपनी सगाई की घोषणा की। 47 व्हिटफोर्ड और लैंडेकर 17 जुलाई 2019 को भाग गए। 48 मई 2007 में व्हिटफोर्ड को एक गैरलाभकारी संगठन अलायंस फॉर जस्टिस द्वारा 2007 के चैंपियन ऑफ जस्टिस के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने 2004 में विस्कॉन्सिन मेडिसन विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण दिया। 49 जून 2007 में प्रिंसटन विश्वविद्यालय में क्लास डे के मुख्य वक्ता के रूप में वे मुख्य वक्ता थे। 50 2012 तक व्हिटफोर्ड अपने अल्मा मेटर वेस्लेयन विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड के सदस्य थे। 51 राजनीतिक विचार और सक्रियता। व्हिटफोर्ड के बारे में कहा जाता है कि उनके उदार विचार है। 35 उन्होंने द हफिंगटन पोस्ट में एक स्तंभकार के रूप में योगदान दिया। 52 वह लेट अमेरिका वोट के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत है, जो मिसौरी के पूर्व विदेश मंत्री जेसन कैंडर द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका उद्देश्य मतदाता दमन को समाप्त करना है। 53 वह सिटीजन्स क्लाइमेट लॉबी के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत है, जो मार्शल एल सॉन्डर्स द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय जमीनी स्तर का पर्यावरण समूह है जो जलवायु नीति को प्रभावित करने के प्रयासों में अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ संबंध बनाने के लिए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित और समर्थन करता है। 54 2011 में व्हिटफोर्ड ने गवर्नर स्कॉट वॉकर के बजट मरम्मत बिल के विरोध में अपने मूल मेडिसन विस्कॉन्सिन में एक विरोध प्रदर्शन में बात की थी। 55 2012 के संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनावों से पहले व्हिटफोर्ड और करेज कैंपेन के संस्थापक रिक जैकब्स कैलिफोर्निया के प्रस्ताव 30 और प्रस्ताव 32 के बारे में एक वीडियो में एक साथ दिखाई दिए। 56 वीडियो ने दर्शकों को पूर्व में हाँ और बाद में नहीं वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया। 57 2014 के विस्कॉन्सिन के गवर्नर चुनाव की ओर अग्रसर व्हिटफोर्ड ने नामांकित मैरी बर्ग के समर्थन में विस्कॉन्सिन सिस्टम विश्वविद्यालय के कई परिसरों का दौरा किया, जो कि वर्तमान गवर्नर वॉकर के खिलाफ हार गए। 58 व्हिटफोर्ड ने 2016 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन का समर्थन किया। 2019 में उन्होंने अभिनेत्री ग्वेनेथ पाल्ट्रो के साथ डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पीट बटिगेग के लिए एक फंडराइजर की सहमेजबानी की और साथ ही बटिगेग के 2020 के राष्ट्रपति अभियान के लिए दान दिया। 61 इसके अलावा 2019 में व्हिटफोर्ड द हैंडमेड्स टेल के अन्य कलाकारों के साथ गर्भपात के अधिकारों के समर्थन में एक सार्वजनिक सेवा घोषणा में दिखाई दिए। 62 2020 में वह जो बिडेन के 2020 के राष्ट्रपति अभियान के समर्थन में आश्चर्यजनक आभासी उपस्थिति की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में दिखाई दिए। 63 उन्होंने 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बिडेन 64 और कमला हैरिस का समर्थन किया। 65 66 67 सितंबर 2025 में वह 400 से अधिक कलाकारों में से एक थे जिन्होंने एबीसी के जिमी किमेल लाइव के निलंबन के बाद जिमी किमेल के समर्थन में अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन के एक खुले पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रामिन जावादी, जन्म 19 जुलाई 1974, एक ईरानी जर्मन 1-2-3 फिल्म स्कोर संगीतकार, कंडक्टर और रिकॉर्ड निर्माता है। उन्हें एचबीओ सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए उनके स्कोर के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्हें 2018 और 2020 में ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 4 वह एचबीओ गेम ऑफ थ्रोन्स प्रीक्वल सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन 2022 वर्तमान के संगीतकार भी है। 5 उन्होंने क्लैश ऑफ द टाइटन्स, पैसिफिक रिम, वॉरक्राफ्ट, ए रिंकल इन टाइम, आयरन मैन और इटर्नल्स जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है। साथ ही 3 बॉडी प्रॉब्लम, प्रिजन ब्रेक, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जैक रयान, वेस्टवर्ल्ड और फॉलआउट। उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए लगातार 2 एमी पुरस्कार जीते, 2018 में द ड्रैगन एंड द वुल्फ एपिसोड के लिए और 2019 में द लॉन्ग नाइट के लिए। 6 प्रारंभिक जीवन।
जावादी का जन्म जर्मनी के डुइसबर्ग में एक ईरानी पिता और जर्मन मां के घर हुआ था। 2. वे पश्चिम जर्मनी के डुइसबर्ग में क्रुप जिम्नेजियम गए और बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक में अध्ययन किया। 7. 8. आजीविका 1998 में बर्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक से स्नातक होने के बाद 9. जावादी ने हंस जिमर का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उन्हें रिमोट कंट्रोल प्रोडक्शंस में भर्ती किया। 10. जावादी लॉस एंजल्स चले गए और क्लाउस बेडेल्ट के सहायक के रूप में काम किया। वहां से उन्होंने बेडेल्ट और जिमर की फिल्मों के लिए अतिरिक्त संगीत और व्यवस्था की, जैसे पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, द टाइम मशीन और अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित फिल्म समथिंग गॉटा गिव। उन्होंने सिस्टम शॉक 2, 1999 के लिए संगीत की संरचना की। 2003 में उन्होंने और बेडेल्ट ने बीट द ड्रम का स्कोर तैयार किया। 11. 2004 में जावदी ने ब्लेड ट्रिनिटी के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने डेविड एस. गोयर के निर्देशन में आरजेडे के साथ सहयोग किया। यह गोयर के साथ फिल्म और टेलीविजन दोनों के लिए उनके रिश्ते की शुरुआत थी। अगले वर्ष जावदी ने बैटमैन बिगिंस और द आइलैंड जैसी फिल्मों में जिमर के लिए अतिरिक्त संगीत बनाना जारी रखा, जो किसी अन्य संगीतकार के साथ काम करने का उनका आखिरी मौका था। उसी वर्ष उन्होंने प्रिजन ब्रेक और उससे जुड़े शो ब्रेकआउट किंग्स के लिए एमी नामांकित मुख्य शीर्षक थीम और स्कोर तैयार किए। 12. 2006 में जवारी ने पहला सोनी पिक्चर्स एनिमेशन प्रोजेक्ट ओपन सीजन के लिए संगीत तैयार किया। इसके बाद सीक्वल ओपन सीजन 2 बनाया। 2007 में जवारी ने फ्लाई मी टू द मून के लिए संगीत तैयार किया, जो बेल्जियम एनवेव स्टूडियो द्वारा 3D 2008 में पूरी तरह से रिलीज होने वाली पहली पूर्ण लंबाई वाली एनिमेशन फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने बेल्जियम के निर्देशक बेन स्टेसन के साथ 6 और फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया: सैमीज एडवेंचर, सैमी 2, अफ्रीकन सफारी 3D और हाउस ऑफ मैजिक, रॉबिन्सन क्रूसो और क्वींस कॉर्गी। फिल्म मिस्टर ब्रूक्स 2007 के लिए जवारी के अलौकिक स्कोर ने उन्हें डिस्कवरी ऑफ द ईयर नामांकन के लिए वर्ल्ड साउंड ट्रैक अवार्ड दिलाया। उनके अन्य स्कोर में डिसेप्शन, रॉबर्ट टाउन की आस्क द डस्ट और आयरन मैन शामिल। दजावादी ने माइकल बे द्वारा निर्मित गोयर की हॉरर थ्रिलर द अनबॉर्न 2009 के लिए संगीत लिखा था। दजावादी ने उस वर्ष टेलीविजन शो फ्लैश फॉरवर्ड में गोयर के साथ सहयोग किया, जिससे उन्हें अपना दूसरा एमी नामांकन प्राप्त हुआ। गेम ऑफ थ्रोन्स का मुख्य शीर्षक थीम अवधि 16 सेकंड 0 16 श्रृंखला की संगीत में थीम धुन मेन टाइटल का नमूना, जिसमें सेलो के साथ बजाई गई धुन और तारों में रिफ की विविधताओं को दर्शाया गया है। इस फाइल को चलाने में समस्या आ रही है। मीडिया सहायता देखें। 2010 में जावादी ने वार्नर ब्रदर्स की क्लैश ऑफ द टाइटन्स पूरी की। उसी वर्ष उन्होंने वीडियो गेम मेडल ऑफ ऑनर के लिए साउंड ट्रैक तैयार किया। 2011 में उन्हें HBO के फंतासी ड्रामा गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए स्कोर करने के लिए चुना गया था। 14. गेम ऑफ थ्रोन्स में उनके काम ने उन्हें कई उद्योग पुरस्कार और मान्यताएं दिलाईं, जिसमें सितंबर 2018 में द ड्रैगन एंड द वुल्फ स्कोर के लिए एक सीरीज के लिए उत्कृष्ट संगीत रचना के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल है। 15. सीजन 7 में उनके काम के लिए उन्हें विजुअल मीडिया के लिए सर्वश्रेष्ठ स्कोर साउंड ट्रैक के ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 16. 2009 में आयरन मैन के लिए पहले नामांकित होने के बाद यह इस श्रेणी में उनका दूसरा नामांकन था। 2011 में उन्होंने CBS अपराध नाटक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पर काम किया। 17. 2012 में उन्होंने अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म सेफ हाउस के लिए संगीत लिखा। 2013 में दजावादी ने साइंस फिक्शन फिल्म पैसिफिक रिम के लिए संगीत तैयार किया। उन्होंने पैसिफिक रिम के निर्देशक गिलर्मो डेल टोरो द्वारा निर्मित एफएक्स के वैम्पायर ड्रामा द स्ट्रेन के लिए संगीत तैयार किया। 18. 2014 में
जावादी ने एक अमेरिकी एक्शन हॉरर फिल्म ड्रैकुला अनटोल्ड के लिए संगीत लिखा था। 2016 में जावादी ने फंतासी फिल्म वॉरक्राफ्ट और HBO साइंस फिक्शन शो वेस्टवर्ल्ड के लिए संगीत तैयार किया। 19-20 उसी वर्ष जावादी ने फंतासी एक्शन मॉन्स्टर फिल्म द ग्रेट वॉल के लिए संगीत तैयार किया। 2017 में दजावादी ने अमेरिकी सर्वाइवल ड्रामा फिल्म द माउंटेन बिटवीन अस के लिए संगीत तैयार किया। 2018 में दजावादी ने अमेरिकी विज्ञान फंतासी साहसिक फिल्म ए रिंकल इन टाइम और अमेरिकी अलौकिक हॉरर फिल्म स्लेंडर मैन का संगीत दिया। उन्होंने अमेजन प्राइम वीडियो की राजनीतिक एक्शन थ्रिलर टेलीविजन श्रृंखला टॉम क्लैसीज जैक रयान, जिसे जैक रयान के नाम से भी जाना जाता है, के लिए संगीत लिखा। तो बात कर ले इसके एक तरह से रिलीजिंग डेट के बारे में, तो 6 नवंबर को ये हमें देखने को मिलेगी और सेक्शन फर्स्ट ही इसका रहने वाला है, जिसमें हमें 7 से 8 एपिसोड देखने को मिलेगी। और बात कर ले इसकी रनिंग लेंथ के बारे में, तो पर एपिसोड की रनिंग लेंथ लगभग 30 से लेकर 42 मिनट के बीच में हमें देखने को मिलने वाली है। अच्छी खासी लेंथ के साथ ये हमें देखने को मिलेगी। तो आपको इसका कितना इंतज़ार है कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।